रतन टाटा की आइए कहानी एक सुनाते हैं। जो रतन टाटा इतने सक्सेसफुल आदमी बने, कैसे बने, कितने अपने जीवन में कष्ट किए। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपति में से एक है। वे केवल एक सफल व्यवसायिक ही नहीं बल्कि वे अपने नेतृत्व के मूल्यों, समाज सेवा और विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, चुनौतियों और सफलता की अद्भुत कहानी है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किलों का सामना किया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार भारत का एक प्रमुख पारसी परिवार था, जिनका नाम बिजनेस और समाज सेवा में बेहद प्रतिष्ठित था। रतन टाटा का बचपन हालांकि सुविधाजनक था, लेकिन वह एक सामान्य बालक की तरह पले बढ़े। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह 10 साल के थे। उनके जीवन में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण रही, जिसने उसके विचारों और व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में अपना करियर शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ समय बिताया और वास्तविक उद्योग की कठिनाइयों को समझा। टाटा परिवार का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। वे अपने दम पर कंपनी के विभिन्न स्तरों पर काम करते गए और अपनी योग्यता साबित की। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा को जमशेदजी टाटा की विरासत की आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन यह सफल आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कंपनी के पुराने सदस्य और अधिकारियों ने उनके नेतृत्व को शुरू में स्वीकार नहीं किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। इनसे सबसे महत्वपूर्ण थी टाटा नैनो का निर्माण। नैनो का उद्देश्य था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सस्ती और किफ़ायती कार हो, जो उनके जीवन को सरल और सुविधाजनक बना सके। रतन टाटा का सपना था कि एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे हर मध्यम वर्गीय परिवार खरीद सके। हालांकि इस परियोजना को लेकर कई चुनौतियां सामने आई। 2008 में जब नैनो लॉन्च होने वाली थी, तो पश्चिम बंगाल के सिंगूर में जमीन अधिग्रहण को लेकर भारी विरोध हुआ। इसके कारण टाटा मोटर्स को अपने प्लांट को गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। इसके उत्पादन में देरी हुई और परियोजना की लागत भी बढ़ी। जब नैनो कार बाजार में आई तो इसे शुरुआत में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन समय के साथ इसकी बिक्री उम्मीद से कम रही। लोगों ने इसे सस्ती कार के रूप में देखना शुरू किया, जो इसकी ब्रांडिंग के खिलाफ गया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन रतन टाटा ने इसे असफलता के रूप में नहीं देखा। उनका मानना था कि नैनो अपने उद्देश्य में सफल हुई, एक सस्ती किफ़ायती कार उपलब्ध कराना। रतन टाटा अपने कार्यकाल में टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें सबसे प्रमुख थे ब्रिटिश स्टील निर्माण कोरस और प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल ब्रांड जगुआर लैंड रोवर का।
अधिग्रहण। इन अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट हाउस बना दिया। रतन टाटा की दूरदर्शिता को साहसिक निर्णयों ने टाटा ग्रुप को भारतीय बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी स्थापित किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टाटा मोटर्स को दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल किया। रतन टाटा की सफलता एक प्रमुख कारण था उनके नेतृत्व के मूल्य और उनके नेतृत्व की शैली। वे हमेशा व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा और नैतिकता को भी महत्व देते थे। वो मानते थे कि किसी भी कंपनी का अस्तित्व केवल लाभ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है। उनकी नेतृत्व शैली में एक खास बात थी, वे अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ हमेशा विनम्र और सहयोगी रहते थे। वे कभी भी अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाते थे और हमेशा एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करते थे। उनकी यही सादगी और विनम्रता उन्हें सबसे अलग बनाती है। जब 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में टाटा होटल ताज महल पैलेस को नुकसान पहुंचा तो रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से सभी पीड़ितों के परिवारों की मदद की। उन्होंने होटल कर्मचारियों को न केवल वित्तीय सहायता दी, बल्कि उनके जीवन को फिर से बसाने में भी मदद की। इस घटना ने उनके मानवीय पक्ष को उजागर किया और उन्हें लोगों के दिलों में और भी ऊंचा स्थान दिला। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति है, बल्कि वह एक महान परोपकारी भी है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान में अत्यधिक योगदान दिया है। उनका मानना है कि किसी भी उद्योगपति का कर्तव्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों की समृद्धि से जुड़ा होता है, और यही कारण है कि उन्होंने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया। रतन टाटा की जीवन यात्रा का एक प्रेरणादायक कहानी है। वे न केवल एक सफल उद्योगपति है, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके जीवन के संघर्ष, उनकी नैतिकता और उनकी दूरदर्शिता हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल पैसे या शोहरत में नहीं होती, बल्कि वह समाज के प्रति हमारे योगदान और हमारे कर्मों में होती है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि कठिनाइयाँ और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने सिद्धतों के प्रति सच्चे रहे तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता, कड़ी मेहनत और समाज सेवा के साथ जीना ही सच्चा